गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा था। हमने मात्राओं का ज्ञान लिया कि मात्राएं क्या होती है। स्वरों का जो बदला हुआ रूप होता है वो मात्राएं कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ए, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह इनको पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, इनका मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है। की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर में हम ए को प्रत्येक व्यंजन में रखते हैं, इसलिए इस ए को ना लिख करके केवल इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ई के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करेंगे, ई की मात्रा के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ऊ के लिए हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ऊ के लिए हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ऋषि के लिए हम ऋषि की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ए की मात्रा को हम इस तरीके से लगाते हैं, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा। ये सभी मात्राएं जो है वो स्वरों से बनती है और स्वरों का जो बदला हुआ रूप होता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। कल हमने आपको ए, आ, ई और ई की मात्राएं बताई। ए जो कि प्रत्येक व्यंजन में पहले से जुड़ा होता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं, तो इससे बनाया हमने कमल। क के साथ आ की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा जोड़कर हमने बनाया काला। क के साथ ई की मात्रा जोड़कर हमने बनाया किताब और क के साथ ई की मात्रा जोड़ के हमने बनाया कील। अब हम इसके आगे देखेंगे। हाँ, तो अब हम ई के बाद ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ऊ के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ऊ से कोई शब्द बनाएंगे जैसे क, ऊ, ल और ए की ध्वनि ल के साथ, तो ये बन जाएगा कुल, कुल। ठीक है, अब देखिए इस कुल में हमने इस ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है क्योंकि ये जो ऊ है इसकी मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। ठीक है, आगे है क, ऊ, प, अ, क, ऊ, प, अ। तो इसके लिए हम क के साथ ऊ की मात्रा लगाकर इसे लिखते हैं कूप। कूप का मतलब होता है कुआं, कूप का मतलब होता है कुआं। आगे है ऋषि की मात्रा। ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ऊ और ऋषि की जो मात्राएं हैं वो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे क, फिर ऋषि, श। इस श को हम आधा लिखते हैं इसलिए इसको केवल बिना स्वर के लिखेंगे, श न। ये बना कृष्ण। कृष्ण के अलावा भृंग, मृदंग, इस तरीके से हम और भी शब्दों में ऋषि की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही मात्रा देखिए, जैसे मैं, ए, ल, आ, तो इससे मिलकर बनेगा मैं के साथ एक ही मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा हम लगाएंगे, तो मैं के साथ एक ही मात्रा लगाई और ये ला, तो ये बना मेला। ए के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए थ, ए, ल, आ, यहाँ हम लिखेंगे थैला। ये जो आई की मात्रा है इसे थ पढ़ा जाता है तो ये ए पढ़ा जाए, आई पढ़ा जाता है, इसलिए इसको थैला बोलेंगे हम। ठीक है, परंतु इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो इसे थैला कहा जाएगा। इसके लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं।
आगे देखिए, अब हम ओ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। तो ओ के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ओ की मात्रा लगाने के लिए, जैसे क, ओ, य, अ, ल और अ। इन सबको जोड़ने पर बनेगा क के साथ ओ की मात्रा य और ल, तो ये बन गया को, य, ल, कोयल। तो ओ के लिए हम इस मात्रा का, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब है औ की मात्रा, तो जैसे हम लिखेंगे क, औ प्लस आ। यहाँ आ की ध्वनि हम पूरी प्रयोग में लेंगे क्योंकि ये कौआ बनाना है हमें, कौ आ। कौआ, ठीक है। तो यहाँ औ के लिए हम इस औ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करेंगे और व्यंजन के साथ औ की मात्रा को जोड़ देंगे। ये मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। आगे देखिए अंग, ये अनुस्वार है और अनुस्वार के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं और ये किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हमने बनाया कंगन, तो कंग प्लस अंग की ध्वनि ग, ए, न और ए, इससे मिलकर बना क, ग, न, तो कंग, ग, न, कंगन। इससे हम बना सकते हैं और भी शब्द, जैसे रंग, रंग, बंदर, बंदर। इस तरीके से हम इसके लिए अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो ये बिंदु जो है इसे अनुस्वार कहा जाता है और ये व्यंजन के ऊपर लगकर अंग की ध्वनि देता है। आगे है विसर्ग। विसर्ग की मात्रा बहुत कम शब्दों में प्रयोग में ली जाती है, जैसे प्रातः, तो प्रातः, नमः, नी, संदेह, ऐसे शब्दों में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं और विसर्ग की मात्रा का प्रयोग करते हैं। विसर्ग का जो चिन्ह है, ये दो बिंदु, इन्हें विसर्ग कहा जाता है और इनका प्रयोग किया जाता है। अगले पार्ट में हम बारहखड़ी सीखेंगे कि कैसे इन मात्राओं को प्रत्येक व्यंजन के साथ जोड़ने पर एक बारहखड़ी बनती है और उनसे शब्दों का निर्माण होता है।